शहर से कुछ दूरी पर वो जगह थी। दो तरफा ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से एक पक्की सड़क दिखाई दे रही थी। वहां आसपास एक सीधी सड़क और असंख्य पेड़ों के अलावा सामने एक क्लब दिखाई पड़ रहा था। नाइट क्लब। कुछ दूरी पर पार्किंग भी बनी थी, जिसमें कई महंगी और ब्रांडेड गाड़ियां एक कतार में खड़ी अपने कीमती और रईस होने की चुगली कर रही थी। क्लब के बाहर एक हट्टा कट्टा वजनदार बाउंसर पूरे रौब ताने खड़ा था। अंदर बजते आधुनिक युग का कुछ धीमा संगीत का स्वर भी बाहर तक उभर रहा था। क्लब के अंदर तो म्यूजिक अपने चरम पर था। क्लब में बजते म्यूजिक के कान फोड़ स्वर में किसी की आवाज सुनना एकदम एकदम ये मानो असंभव लग रहा था। क्लब के बीचों बीच नशे में धुत कुछ युवक युवतियां गाने के बोल के साथ थिरक रहे थे। एक तरफ बार जैसा कुछ बना था, जहां एक आयतकार टेबल के उस और दो बार टेंडर खड़े थे, जो टेबल के इस तरफ के लोगों को ऑर्डर सर्व कर रहे थे। क्लब में अंदाजन 18 से 25 उम्र के लड़के और लड़कियों का जमघट लगा हुआ था। सभी खासा रईस जान पड़ रहे थे। बार के एक और कोने से लगकर एक चेयर पर 22 से 23 की उम्र की लड़की हाथों में ड्रिंक लिए बैठी डांस फ्लोर को टकटकी लगाए देख रही थी। उसने काले रंग की एक घुटनों तक की फ्रॉक पहनी हुई थी। अब यह बात और है कि आधुनिक युग में उसी फ्रॉक को ड्रेस के नाम से पुकारा जाता है। खैर, उस युवती ने फैशन के नाम पर अपनी काली रंग की फ्रॉक पर अपने लंबे बालों को खुला ही छोड़ रखा था। उसने चेहरे पर आधुनिक युग का जरा बोल्ड मेकअप भी लगाया हुआ था। अपने हाथ में उस ग्लास को पकड़े ना जाने उसे कितनी देर हो गई थी, और उस ग्लास को पकड़े पकड़े वो यूं ही सामने देखती रही। उसके ठीक कुछ ही दूरी पर कुछ आवारा लड़के भी उसे ही ताड़ रहे थे। मलसन लड़की खूबसूरत तो बहुत थी। उस पर उसकी दुधिया काया, जिसे उस काले कपड़े ने लपेट रखा था। वो लड़के उसे कुछ काफी समय से घूरे जा रहे थे, उल्टी सीधी फव्वदियां कस रहे थे। लड़की जो खुद में ही खोई हुई बस डांस फ्लोर को घूरे जा रही थी। डांस फ्लोर पर 3-4 लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप नशे में पगलाए हुए से थिरक रहे थे। उसमें से एक लड़की ने इस लड़की की तरफ मुड़ते हुए उसे पुकारने लगी, ईशा, कम ऑन यार, कम ना, लेट्स डांस विद अस। ऐसा लग रहा था मानो अपनी पूरी ताकत समेटते हुए वो निशा को बुला रही हो। उसके साथ बाकी भी निशा को पुकारने लगी। मलसन, निशा और ये सभी एक साथ ही थे। निशा ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराकर ना में अपनी गर्दन हिला दी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। मोबाइल स्क्रीन पर माँ नाम फ्लैश हुआ। उसके चेहरे पर डर की रेखा खिंच गई। खुद को सामान्य करते हुए वो क्लब से बाहर की ओर निकल पड़ी। उसके जाते के साथ ही क्लब के वो मन चले लड़के भी उसके पीछे हो लिए। वो कुल जमा 3 लड़के थे। तीनों बुरी तरह नशे में धुत थे। इधर निशा जब तक बाहर आई कॉल कट चुकी थी। वो बुरी तरह डर गई थी कि अब माँ से उसे झूठ बोलना पड़ेगा। अपने घर पर ये झूठ बोलकर कि एग्जाम सर पर है, दोस्तों संग ग्रुप स्टडी करने जा रही हूँ, ठीक है माँ। वो अपनी दोस्तों के साथ नाइट क्लब आई थी। माँ का फोन कटने पर उसने कुछ राहत की सांस ली, पर अगले ही पल वापस से माँ का कॉल आया। उसने अच्छी तरह सोच समझकर जैसे ही फोन उठाने को हुई, कॉल फिर से कट गया। पर उसने सोचा, कॉल ना उठाने से मामला बिगड़ सकता है। यही सोच उसने माँ को कॉल लगाया, पर कॉल लग ही नहीं पा रही थी। उसने देखा उसके फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, पर कॉल लगाना ज़रूरी था।
यही सोचकर वो फ़ोन लिए फिर से नेटवर्क तलाशने लगी। चलते चलते वो क्लब से थोड़ा आगे बढ़ गई थी। उसने गौर नहीं किया, पर वो मनचले लड़के अभी उसके पीछे पीछे ही थे। नेटवर्क मिलते ही उसने सबसे पहले माँ को कॉल लगाया और उन्हें सारी बातें की। माँ से बात करने के बाद उसने अपने आसपास गौर किया। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। सामने स्याही अंधेरा पसरा हुआ था। रोशनी की लौ तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। तभी उसने महसूस किया कि सामने उस स्याही अंधेरे से पेड़ों के पीछे एक जोड़ी आंखें उसे टकटकी लगाए देख रही हैं। उसके शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। वो डर के मारे झटके से पीछे मुड़ी तो वही आवारा लड़के उसके बिल्कुल पीछे खड़े थे। अब तो वो और भी ज्यादा डर गई। उन लड़कों की मुंह से शराब की बेतहाशा बदबू आ रही थी। उन्होंने अभी भी हाथों में बियर की बोतल और कैन पकड़े हुए थे। निशा ने गौर किया कि वो क्लब से काफी दूर आ चुकी है। वो ज्यों ही आगे बढ़ने को हुई कि उनमें से एक लड़के ने उसका रास्ता रोका और उसके करीब आने की कोशिश करने लगे। साथ खड़े वो दोनों आवारा लड़के उस पर फप्तियां कस रहे थे। निशा ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसी लड़के ने उसकी एक बाह को कसकर पकड़कर उसे रोक लिया। निशा को इसकी बिल्कुल उम्मीद ना थी। किसी अपरिचित आवारा लड़के द्वारा खुद को जबरदस्ती छूना किसी भी लड़की को गवारा नहीं। निशा ने गुस्से में उस लड़की को ही तमाचा जड़ दिया। इस समय वो डर से ज्यादा गुस्से में धमक रही थी। तमाचा पड़ने से उस लड़के का चेहरा गुस्से से भर गया। बाकी बचे दोनों लड़कों का मुंह खुला का खुला रह गया। निशा के हाथों से मोबाइल नीचे फिसलकर गिर चुका था। जब उसने उसे तमाचा मारा तब गिरा था। वो अपना मोबाइल लेने पीछे की तरफ मुड़ी। उसने जो ही मोबाइल उठाया उन सभी लड़कों ने उसे घेर लिया। जिस लड़के को उसने थप्पड़ मारा था उसने एक गंदी गाली देते हुए निशा की ओर बढ़ने लगा। निशा क्लब के दूर और काफी दूर खड़ी थी और जिस तरफ क्लब था उसकी एकदम उल्टी दिशा में थी वो। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, फिर भी वो लड़के आगे बढ़ते रहे। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, पर किसी ने उसकी आवाज ना सुनी। उन लड़कों से डरकर वो उल्टी दिशा में भागने लगी। क्लब के भीतर का शोर और रंगीन पेय पदार्थों का असर था किसी को भी जो बाहर नहीं आने दे रहा था। यहाँ तक कि किसी को उसकी चीखने की आवाज तक नहीं आ रही थी। निशा जिन दोस्तों के साथ घर से झूठ बोलकर निकली थी उन्हें भी अपने डांस मूव्स की ज्यादा परवाह थी निशा की अपेक्षा। निशा क्लब के बिल्कुल विपरीत दिशा में भाग रही थी। ये तीनों लड़के भी उसके पीछे पगलाए हुए से भाग रहे थे। जिस लड़के को तमाचा पड़ा था वो तो अब भयंकर नजर आ रहा था, गुस्से में सुलगते हुए। भागते भागते निशा पीछे मुड़ मुड़ कर देख भी रही थी, पर वो लड़के अब भी उसके पीछे थे। उसने भागते हुए गौर भी नहीं किया। क्लब के पास तो कुछ रोशनी भी थी, पर उसके विपरीत अनगिनत पेड़ और सिवाय अंधेरे के वहां पर कुछ भी नहीं था। आसमान में चांद अपने पूरे आकार में था, जिसकी कुछ झुटपुट रोशनी उन दो तरफा पेड़ों से छिनकर उस वीरान रास्ते को रोशन किए हुए थी। काफी दूर भागते हुए निशा रुहाई हो गई। उसे अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो जानती थी अगर वो उन आवारा लड़कों की चुंगल में फंसी तो उसके साथ कितना बुरा हो सकता है। पर उसने इस बात पर गौर नहीं किया। जिस रास्ते वो निकल पड़ी है उस और भी कुछ अच्छा होने की संभावना ना के बराबर है। हील्स पहने होने के कारण उसके पाँव को काफी तकलीफ हो रही थी, पर उसने सब कुछ नजरअंदाज किया हुआ था। इतनी परेशानी के बीच उसे एक बार भी अपने मोबाइल फोन का विचार नहीं आया। अचानक एक जोर की बिजली कड़की और उसके साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई। वो अब भी बेतहाशा भीगते हुए बिना कुछ सोचे समझे भागती रही। उसके पीछे भागते हुए
उन लड़कों ने जैसे ही देखा कि बरसात शुरू हो गई है, वो थोड़ा ठहर से गए और अपने आसपास के नज़ारे को देखा। तो एक बार तो वो भी हैरान से रह गए। उनकी भी धड़कनें सिसक सी गईं। वो तीनों रुककर इधर उधर देखने लगे। उनमें से एक ने डर से सहमे हुए कहा, ऋषभ, जाने दे भाई, जाने दे उस लड़की को। यार ये रास्ता देख, कितना वीरान और कितना डरावना है। इससे पहले तो कभी नहीं देखा ये रास्ता। पता नहीं यार उसके चक्कर में किस रास्ते आ गए हम सब। दूसरे लड़के के भी उससे सहमति जताते हुए कहा, हाँ यार वो सही कह रहा है, छोड़ना यार, अपन दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे। इसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, जाने दे भाई, इतनी भी कुछ खास नहीं है ये। उस तीसरे लड़के ने जब दोनों की बात सुनी तो गुस्से में सुलगते हुए उसने एक भद्दी गाली दी और कहने लगा, उसने मुझे थप्पड़ मारा है और तुम लोग कह रहे हो कि जाने दो। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, वो कभी भूल नहीं पाएगी। थप्पड़ मारने का कभी सोचेगी भी नहीं। वो बिल्कुल पगलाया हुआ था, बकवास किया जा रहा था। उसके दोनों दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसके दोस्तों ने आगे साथ जाने से मना कर दिया तो उसने उन्हें भी गाली बकते हुए पीछे की ओर धकेल दिया और खुद आगे बढ़ गया। इन दोनों के काफी पुकारने के बाद भी वह वापस नहीं मुड़ा। ये दोनों एक किनारे खड़े उसे देख रहे थे। वो लड़का जैसे ही जाने को हुआ, पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उस लड़के को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। ये देखकर पीछे खड़े दोनों लड़के सदमे में आ चुके थे। बिजली कड़कने से जो रोशनी हुई उसमें आगे का भयंकर नजारा देख निशा एक पल को डर के मारे चिंगार उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे अब कोई भी नहीं था। दूर दूर तक वो लड़के नजर नहीं आ रहे थे। निशा एक पल को बिल्कुल स्थिर हो गई। उसे अब समझ आ रहा था कि उससे कितनी बड़ी भूल हो चुकी है। उसे उस तरह उल्टे रास्ते नहीं भागना चाहिए था। कुछ देर रुककर वो इधर उधर देखने लगी। कुछ देर पहले आसमान में चांद खिला था, अब तो आसमान भी काले भयंकर बादलों को ओढ़कर किसी दैत्य सा नजर आ रहा था। आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ और अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक सीधी सड़क और उसे अपने बारिश के पानी से सराबोर करता हुआ वो इठलाता आसमान। निशा अब बिल्कुल ही सुस्त पड़ चुकी थी। थके कदमों से वो आगे की ओर जाने लगी। वापस लौटने में वो अब भी डर रही थी, क्या पता लड़के उसके पीछे हों। थके कदमों से वो आगे की ओर बढ़ती रही, इस उम्मीद से कि शायद कोई घर, कोई इंसान या कोई भी मतलब की चीज़ मिले। अचानक से उसे अपने मोबाइल का ख्याल आया। उसने देखा मोबाइल बिल्कुल गीला हो चुका था और एकदम बंद पड़ा था। उसने उसे काफ़ी बार ऑन करने की कोशिश करी, पर वो कामयाब नहीं हुई। अब वो बिल्कुल रुआई हो गई। बारिश अब भी जारी थी। धीमे कदमों के साथ वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही। बारिश अब कुछ कम हो चुकी थी। निशा ने आगे बढ़ते हुए ये महसूस किया कि जैसे जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब है। किसी की ठंडी सांसें वो अपने कान के बिल्कुल करीब महसूस पा रही थी। वो जैसे ही पलटने हुई, एक तीखी फुसफुसाती हुई आवाज उसके कानों से टकराई, वो तीन अब नहीं आएंगे। उसके डर की सीमा ना रही। वो घबराकर पलटी कि फिसल कर आधे मुंह नीचे गिर पड़ी। उसने अपना सर उठाया और सामने का हौलनाक नजारा देखकर उसके होश फक्ता हो गए। ठीक उसके सामने एक जोड़ी पांव थे, जो कि पूरी तरह काले धूसर और कई जगह से चिरे हुए थे। उसके झट से ऊपर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो पांव अब भी थे, पर बगैर शरीर के। उसने वापस सर उठाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अब की बार वो पांव भी नदारद थे। वो गिरती पड़ती उठती हुई वहां से और तेज भागने लगी।
कुछ दूर भागते हुए उसे एक टीन की शेड से एक ढका हुआ छोटा सा दुकान जैसा कुछ दिखाई दिया। कुछ बहुत हल्की सी रोशनी की लौ उसे दिखाई दे रही थी उसमें। वह भागती हुई उस और बढ़ गई। निशा अभी उन लड़कों के डर से उभरी भी नहीं थी और ये नई मुसीबत उसके गले पड़ गई थी। वो अभी तक सदमे में थी कि अचानक हुआ तो हुआ क्या था। वो एक जोड़ी पांव जैसे उसकी आंखों में छप चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। भागते भागते उसकी सैंडल की एक हील मुड़ गई। वो अनियंत्रित होकर वापस एक और गिर पड़ी। एक हील टूट चुकी थी। उसने झट से अपने पैरों से हील्स निकालकर एक और फेंक दिया और उठने को हुई कि दर्द से कराकर वापस गिर पड़ी। उसने देखा उसके पाँव पूरे खून से लथपथ थे। शायद हील टूट जाने के कारण और पाँव मुड़ने के कारण उसे एक गहरी चोट आई थी। वो दर्द में कराहते हुए अपने पैरों को हल्के हाथों से दबाने लगी। अभी वो दर्द से कर्रा ही रही थी कि तभी उसके सामने कुछ धुंध सा जमा होने लगा। उसने देखा उसके आसपास सीमित दूरी में ही वो धुंध छा रहा है। उसे कुछ अजीब सा डर का आभास हो चुका था। वो आसपास पकड़ाई नजरों से देख रही थी कि अचानक कोई बर्फ से भी ठंडी चीज उसके उस चोटिल पांव को स्पर्श करने लगी। निशा ने चिहुक कर अपने पांव वापस खींच लिए। तभी उस धुंध को चीरते हुए एक हाथ बाहर निकला। यह हाथ भी उन पैरों सा ही था, काले, धूसर और जगह जगह से चिरे हुए। उसमें से खून बहकर जमा हुआ लग रहा था। निशा फटी आंखों से उस एक हाथ को घूर रही थी। उसका डर अपने चरम पर था। उसके बोल कंठ में फंस गए। शरीर ऐसा हो गया मानो किसी ने उसे समेट कर चुनवा दिया हो। शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी सुन पड़ चुका था। वो हाथ जो ही आगे की ओर बढ़ा, जाने कहाँ से उसकी सुध वापस आई और वह झट से उठी और तेज भागने लगी। ना पैरों का दर्द थी, ना अंधेरे का भय। वो बस भागते रही। कहते हैं ना कि जब जब डर पूरे दिल और दिमाग पे छा जाता है तो फिर ना आगे का कुछ दिखता, ना पीछे का कुछ दिखता। यही कुछ शायद निशा के साथ था। दिमाग में न जाने कैसे कैसे बुरे विचार कौंध गए। एक पल को उसे लगा शायद शायद उसका अंत है, पर उसके साथ ही क्यों? उसने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया था। फिर ये सब आखिर उसके साथ हो क्यों रहा था? कुछ देर भागने पर उस रोशनी के नजदीक वो पहुंच गई थी। अब वो रुक गई। उसने देखा एक छोटा सा टपरी सा कुछ था। एक छोटी सी लकड़ी की बेंच लगी हुई थी। उसी के पास एक छोटी सी मैली कुचली स्टोव रखी हुई थी और कुछ चाय बनाने का सामान भी रखा हुआ था। वो जगह इतनी सीमित थी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तो 4 से 5 इंच जने इकट्ठा हो सके। मतलब कि उस जगह के अंदर ज़्यादा लोग तो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, लेकिन 4 से 5 लोग तक इकट्ठा हो सकते हैं। एक कोने में वो जलता हुआ लालटेन शेड से लटक रहा था। वो रोशनी उसी लालटेन से आ रही थी। कुछ देर भागने पर वो उस रोशनी के नज़दीक थी। अब वो रुक गई। लालटेन के अलावा वहाँ की हर एक चीज़ अपनी पुरानी और मैली कुचली होने की चुगली कर रही थी। देखकर लगता नहीं था कि कोई यहाँ आता भी होगा। बाहर अब भी बरसात अपना कहर जारी किए थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ भयंकर से लग रहे थे। उस लालटेन की नका की रोशनी में वो रास्ता कुछ दूर तक दिख रहा था। निशा काफी देर तक वहां की चीजों और सुनसान टपरी को घूरती रही। उसने देखा वो टपरी तो थी, पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, सिवाय उस टपरी के और कोई ठिकाना हुआ था भी नहीं। पर उस जलते लालटेन को देख उसे कुछ राहत थी। अगर लालटेन जल रही है तो कोई ना कोई तो आसपास जरूर होगा। यही सोचती हुई उसके पैरों में बेतहाशा दर्द भी से वो सह रही थी।
वो उसी बेंच पर जाकर बैठ गई। बारिश में भीगने की वजह से उसके सारे कपड़े भी गीले हो चुके थे। उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था। उसे थोड़ी ठंड लगने लगी। बीते हादसे ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। डर के मारे वो खुद में सिमटी जा रही थी। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद उसे अचानक अपने मोबाइल का ख्याल आया। उसने देखा, उसके हाथ में मोबाइल नहीं था। डर के मारे शायद उसका फ़ोन कहीं गिर गया था। वो अब रुआई सी हो गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। रह रह कर उसे अपनी माँ का ख्याल आ रहा था। अगर वो आज अगर वो आज झूठ बोलकर अपने दोस्तों संग नहीं आती तो शायद शायद ये सब उसे झेलना ना होता। उसे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था। वो काफ़ी देर यूं ही अपने हाथों पर हाथ रख के चुपचाप बैठी रही और बैठकर रोती रही। और फिर उसे वहाँ किसी की उपस्थिति का महसूस हुआ। झट से उसने अपना सर उठाकर देखा। एक बुजुर्ग था। उसकी उम्र लगभग 60 से 65 की रही होगी। चेहरा बिल्कुल रूखा, दोनों आंखें कोटर में धसी हुई और उसके गाल भी पिचके हुए थे। उसने हाथों में एक पुराने जमाने का रंग, जिसे छाता भी कहते हैं, वो पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। उसे देख निशा एक पल को राहत में आ गई। उसे कोई इंसान जो उसे मिला था वहां पर। वो अपने जगह से उठती हुई बोली, बाबा, बाबा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं यहाँ इस वीरान जगह पर फंस चुकी हूँ। दरअसल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी और कुछ आवारा लड़के मेरे पीछे पड़ गए और मैं रास्ता भटक गई। मैं यहाँ आसपास के शहर से आई हूँ। मुझे अपने शहर वापस जाना है। प्लीज बाबा मेरी मदद कीजिए। उसने अपनी बात हड़बड़ाते हुए एक सांस में कह डाली और बड़ी उम्मीद से उस बुजुर्ग की ओर देखने लगी। वो बुजुर्ग उसे कातर दृष्टि से देख रहा था। उसके चेहरे पर कुछ समझ के भाव थे। वह आगे बढ़ अपनी स्टोव के पास गया और स्टोव जलाने लगा। उसने पूरी तल्लीनता से स्टोव जलाते हुए निशा से कहा, पिछले 12 सालों से मैं यहाँ रहता हूँ। इस जगह ये पक्की सड़क तो अब बनी है, वरना पहले केवल ऊपर खाबड़ और कच्चे रास्ते के अलावा यहाँ पर कुछ दिखता भी नहीं था। ये पेड़, ये वीराने ही तो एकमात्र सहारा है मेरे जीवन का। पहले तो ग्राहकी अच्छी होती थी, पर अब तो लोगों ने जैसे चाय पीना छोड़ ही दिया है। कोई आता ही नहीं है इस बूढ़े की टपरी पर। इसलिए इसलिए खाली पड़ी रहती है टपरी अक्सर। कई दिनों बाद तो कोई आया है इस टपरी पर। निशा पिटासा मुंह लेकर उस बुजुर्ग को देखती रही। ये कोई वक्त था अपनी आह बीती सुनाने का। वो उस बुजुर्ग को घूरे जा रही थी। कुछ देर सुनते रहने के बाद उसके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो कह रही हो, यार बाबा, आपकी दुख भरी दास्तां भी सुनने का टाइम नहीं है। कभी फुर्सत मिलेगी तो सुन लूंगी। मुझे इस वीराने से बाहर जाने का रास्ता बता दो बस। परेशान होते हुए उसने कहा, बाबा, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? चाय पीती हैं आप बिटिया? बुजुर्ग ने भरपूर मुस्कान के साथ कहा। निशा एक पल को सोच में पड़ गई। चाय की तलब जो उसे अभी भी लगी हुई थी। इतनी देर भीगते रहने के कारण ठंड भी तो लग रही थी उसे, पर वहां की चीजों को देख उसे उबकाई आ रही थी। चाय पी लो बिटिया, मुझे भी उबासी आ रही है और इतनी रात को शायद तुम्हें भी। फिर वैसे भी हम आपको रास्ता बता ही देंगे, बुजुर्ग ने स्टॉप पर चाय की पतीली चढ़ाते हुए कहा। निशा ने इनकार नहीं किया। उसे चाय के साथ उस वीराने से बाहर निकलने की जरूरत भी थी। क्या हो अगर उसने चाय को मना किया और वो बुजुर्ग नाराज हो गया तो? फिर भी एक कोशिश करते हुए उसने कहा, बाबा, मेरे पास पैसे नहीं हैं,
मैं तो अपना पर्स भी क्लब में भूल गई, बुजुर्ग ने पूरी तल्लीनता से चाय बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं बिटिया, तुमसे पैसे थोड़े ही लेंगे हम। निशा बुरे मन से वापस से बेंच पर जाकर बैठ गई और उस टपरी के बाहर देखने लगी। बाहर अब भी वही स्याही अंधेरा और सुनसान पड़ा रास्ता दिख रहा था। उस बुजुर्ग ने निशा को एक कप में चाय डाल के दी और उसके पास बैठ के बोला, ये लो बेटा, चाय पियो, फिर तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ। निशा ने चाय ली। चाय जो हाथ में लेते ही काफी गर्म थी, लेकिन जैसे निशा उसे हाथ में लेते ही तरोताजा हो गई हो, उसकी सारी परेशानियां एक तरह से खत्म सी हो गई, ऐसा उसे लगा। अब उसने चाय को पीना शुरू करा और बुजुर्ग ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर निशा निशा के हाथ से चाय का कप गिर गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हें पता है, तुम यहाँ आते आते मौत को मौत को मौत को पा चुकी हो। ये सुनते ही निशा का कप जैसे जमीन पर चकनाचूर हो चुका था। हाथ से गिरने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बुजुर्ग ने बोला, मैं भी एक आत्मा हूँ और मेरी मौत आज से लगभग 7 वर्ष पहले हो चुकी है। दरअसल यहाँ पर काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर आए थे जिन्हें अवैध जमीन पर कब्जा करना था। जिस क्लब से तुम भाग कर आई हो ना, उस क्लब को यहाँ पर बनना था, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर काफी सारे पेड़ कटवा दिए और काफी सारे जीव जंतुओं को मार दिया। और साथ ही यहाँ पर पास में गोल्फ रोड बना दिया। यहाँ से लेकर वहां तक जितना भी गोल्फ कोर्स रोड है, वो सारा काफी लोगों की लाशों की बलि पे चढ़ा है। हमने उनके सामने काफी हाथ जोड़े, लेकिन उन बिल्डरों ने हमारी एक ना सुनी और जेसीबी से उन्होंने यहाँ पर जितनी भी झोपड़ियाँ थीं उन सबको उखाड़ फेंका। और साथ ही उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने लोगों को भी मौत के घाट उतारा। सरकार और पुलिस सबके सब उनके साथ थे। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और मेरी बेटी, जो कि उस समय सिर्फ 18 साल की थी और अपने सपने पूरे करने वो शहर जाना चाहती थी, वकालत कर रही थी वो, उसे भी उन्होंने उनके विद्रोह के चलते जमीन में जिंदा गड़वा दिया। उसके गम में मैं भी यहाँ मारा गया, या यूं कहो कि मैंने खुद से खुशी कर ली। धीरे धीरे उन लोगों का सपना पूरा हो गया। गोल्फ रोड तो बन गया, लेकिन जब उन्होंने क्लब बनाया, 1 साल के अंदर ही यहाँ पर फैली काली शक्तियों ने सारे बिल्डर्स को जड़ से खत्म कर दिया और उन्हें इतनी बुरी मौत दी कि मौत भी एक बार को सोचती होगी। और अब जैसा कि तुम देख सकती हो, ना गोल्फ कोर्स में कोई आ रहा है और ना ही यहाँ पर क्लब रहा। यहाँ की आत्माएं उस क्लब में आने वाले ग्राहकों से और वहाँ पर जो उनके मालिक हैं उनसे सबसे नफरत करती हैं। और यहाँ की आत्माएं हर समय गुस्से में रहती हैं, जिसे चिरागनी भी बोला जाता है। और यहाँ की भड़की आत्माएं जिसे भी देखती हैं उसे मौत के घाट उतार देती हैं, फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर। तुम्हारी मौत तो तभी हो चुकी थी जब तुमने बेला को देखा था। हाँ बेटा, वो और कोई नहीं, वो बेला ही था, जिसके सिर्फ पैर ही दिखाई देते हैं। तुम्हारा शरीर
सरोवर के पास पड़ा है, जो दिल का दोहराने की वजह से कब का मर चुका है। निशा इस बात को समझ चुकी थी और ये भी जान चुकी थी कि मौत और प्रलय उसके हाथ में नहीं है। अब शायद निशा भी उस जंगलों में भटकेगी जैसे बाबा भटक रहे हैं। और शायद यूं भी कह सकते हैं कि निशा अब शायद उनके परिवार का एक हिस्सा है। मोना की सांस धौंकने के समान चल रही थी। उसका उसका सीना बहुत तेज से धड़क रहा था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और पानी की बोतल उठाकर एक सांस में सारा पानी पी गई। लेकिन प्यास अभी भी बुझ नहीं रही थी और अभी भी घबराहट के कारण उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी। वो उठी और कैंप से बाहर आई। सामने उसके और भी दोस्तों ने अपने अपने कैंप लगा रखे थे। उसने सोचा किसी को उठा लेती हूँ, लेकिन किसी को अपनी हालत के बारे में बताकर वो शायद हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि अपने फ्रेंड सर्कल में वही एक बहुत हिम्मती मानी जाती थी। उसने अकेले ही उस इकलौते नल की ओर बढ़ना शुरू किया, जो कुछ दूर एक शमशान में स्थित था। मोना और उसके दोस्त एडवेंचर के बहुत शौकीन थे। कॉलेज की छुट्टियों में अक्सर वो कहीं ऐसी जगह कैंपिंग करने जाते थे जहां लोग जाने से भी डरते थे। आज उनकी कैंपिंग रायगढ़ के मशहूर शमशान घाट के पड़ोस में स्थित एक बाग में थी। लोगों के अंदर बसी दहशत और अंधविश्वास को खंडित करना और अपनी आधुनिकता का परिचय देना उनका मुख्य काम था। कहीं दूर कुत्ता या सियार रोया और नल की तरफ बढ़ रही मोना के जिस्म में सिरन सी दौड़ गई। लेकिन वो नाम की साहसी नहीं बल्कि काम से भी साहसी थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों उसकी हिम्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक आवाज आई जो उसके पीछे से गुजरी। मोना झट से पीछे मुड़ी। चारों तरफ सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के कुछ नहीं था। कहते हैं कि इंसान का जो दिमाग होता है वो काफी वहमी होता है। जब तक वो अपनी आंखों से सच ना देख ले तब तक वो विश्वास नहीं करता। सामने एक बरगद का पेड़ था जिसकी इधर उधर फैली हुई विशाल शाखाएं मानो बाहें फैलाए उसी को बुला रही थी। मोना को अकेले जाने में पता नहीं क्यों एक अजीब सी उलझन और घबराहट हो रही थी, पर अपनी हिम्मत का परिचय स्वयं को देना भी उसे बहुत आवश्यक पड़ गया था। एक आवाज हुई। सामने खड़े विशाल बरगद की ऊंची चोटी से आवाज आई। ये आवाज करते हुए दो बड़े बड़े उल्लू हवा में परवास करते हुए सामने की डाल पर जा बैठे। उनकी अजीब सी शक्ल और अंधेरे में चमक रही गोल गोल आंखें जो उसे ही घूरी जा रही थी, उनको देखकर मोना के बढ़ते कदम थम गए। यार, ये क्या हो रहा है तुझे मोना? पता नहीं आज आज कैसी अजीब सी फीलिंग आ रही है। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मोना अपने आप से बुदबुदाई। तभी एक हवा का झोंका सा आया और मोना के रोंगटे उस गर्मी में भी खड़े हो गए। उस भयंकर गर्मी में, उस गर्म प्रदेश में एक हवा का अत्यंत शीतल झोंका होना बहुत ही अजीब सा एहसास करा गया। सामने शमशान में उसके नाम के अनुरूप काफी ज्यादा खामोशी थी, लेकिन कुछ था जो काफी अजीब था। एक ताजी जली चिता जिसकी राख में से अभी भी धुआं उठ रहा था। उसके पास ही एक अजीब सी धुंध छाई थी। मोना को अब डर सा लगने लगा। आज से पहले उसे कभी भी ऐसा डर नहीं लगा था, चाहे वो कितनी भी भूतिया और अजीब जगहों पर गई हो। लेकिन बिना पानी पिए उसे लौटना भी मंजूर नहीं था। उसने आओ देखा न ताओ
और कमर कसती हुई नल की तरफ बढ़ी। ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ती, उल्लू की गर्दन उसी दिशा में घूमती जा रही थी। सियार या फिर कुत्तों का रुदन अब और भी तेज बढ़ता जा रहा था। मोना ने फटाफट नल से पानी भरा और उसे लेकर वो तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। अपने एहसास की पुष्टि करने के लिए वो पीछे मुड़ी और उसकी सांस अटक गई। पीछे एक अजीब सी शक्ल वाली औरत खड़ी उसे ही अपनी गहरी नजरों से देख रही थी। मोना के तमाम रोपकूप पसीने की धारा बहने लगी। जी, जी, आप कौन हो? मोना के मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मुझे भी पिला दो। उस औरत के मुख से गहरी और ठंडी आवाज निकली। उस औरत को बोलता देख मोना की जान में जान आई और उसने उस औरत को पानी दे दिया। गटगट की आवाज करते हुए वो औरत पानी पीने लगी। पानी पीकर उसने वो बोतल मोना के हाथ में थमा दी। पानी पिलाकर तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान करा है, मैं जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूलूंगी, उस औरत ने कहा। "अ, लेकिन आप इतनी इतनी रात गए, क्या यहीं कहीं आस पड़ोस में रहती हैं आप?" मोना का डर अब काफी हद तक कम हो चुका था। जवाब में उस औरत ने शमशान की तरफ उंगली उठा दी। क्या क्या आप यहाँ की टेक केयर हैं? मेरा मतलब है यहीं शमशान में उस झोपड़ी में रहती हैं? मोना शमशान के किनारे पर बनी एक झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए बोली। अरे नहीं, मैं वहां नहीं रहती। तो क्या आप आसपास के किसी गांव में रहती हैं? फिर उस औरत ने कहा, मैं पहले रायगढ़ में रहती थी, लेकिन आज सुबह ही मेरे घर वालों ने पता नहीं क्यों मुझे यहाँ लाकर अकेला छोड़ दिया। और गर्मी और तपन से मुझे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन लेकिन किसी ने भी मुझे पानी नहीं पिलाया। लेकिन तुमने मेरी प्यास बुझाई है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ ही रहो और मुझे रोज पानी पिलाना। आग में जलने के बाद प्यास बहुत लगती है ना, इसलिए मेरी बात मान लो, मेरे साथ रहो। ये सुनकर जैसे मानो मोना की धड़कनें तेज हो चली हो। क्या मतलब है आपका? फिर उस औरत ने उसकी तरफ थोड़े से कदम बढ़ाकर कहा, मैं आज ही मैं आज ही यहाँ लाकर जलाई गई हूं ना, वो देखो वहां। उस औरत ने उसी ताजी जली चिता की तरफ इशारा करते हुए कहा। मोना की रीढ़ में बहकी सिरन दौड़ गई। उसे पहले से ही उसका इतनी रात में होना अजीब लग रहा था, लेकिन दिमाग को तो जैसे सबूत चाहिए था। मोना डर से पीछे हटी और भागी, लेकिन उस औरत का हाथ लंबा हुआ और उसने भाग रही मोना का हाथ पकड़ा और बोली, क्यों भाग रही हो? अब मैं अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मोना डर के मारे चीख मारने लगी। मोना, अरे मोना, मोना, उठो, क्या हुआ तुम्हें? छपाक से पानी से भरी हुई बोतल मोना के मुंह पर फेंकी गई और एक झटके में मोना उठकर बैठ गई। अरे भाई, क्या हुआ था? क्यों इतना चीख रही थी? मोना के दोस्त राहुल ने बोला। मोना की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर माहौल का जायजा लिया और जब उसे समझ आया कि वो एक अजीब और डरावना सपना देख रही थी, तो उसने एक लंबी राहत की सांस भरी और अपना माथा थाम लिया। हाँ, जरूर ये कोई बुरा सपना देख रही थी। ओके, चलो गाइस, अब यहां से निकलते हैं।
मोना की दूसरी फ्रेंड ने बोला। सभी अपने अपने सामान की पैकिंग करते हुए अपने अपने कैंप्स को उखाड़कर अपने बैग में पैक करने लगे। अभी भी उसी सपने में खोई हुई मोना की नज़र सहसा अपने हाथ पर गई। उसकी आंखें फैलती चली गईं। हाथ पर एक अजीब सा निशान पड़ा हुआ था। काफी ध्यान से देखने पर पता लग रहा था कि जैसे किसी की उंगलियों के निशान छपे से हैं। हे भगवान, ये क्या है? मोना के मुंह से निकला। तुम लोग गाड़ी के पास चलो, मैं भी आती हूं, मोना ने अपने दोस्तों से बोला। ओके, लेकिन जल्दी आना, उसके दोस्त बोले। मोना सीधे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ी जो रात में उसे शमशान के एक छोर पर बनी दिखाई पड़ी थी। झोपड़ी के पीछे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लकड़ियां चीर रहा था। सुनिए। जी बेटी, वो व्यक्ति पीछे मुड़कर बोला। आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ हाँ, वो हाँफता हुआ बोला। मोना ने फिर हिचकते हुए बोला, कल रात में आप यहीं थे क्या? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, नहीं बिटिया, रात में मैं यहाँ नहीं रुकता हूँ। क्यों, क्या बात है, कुछ दिक्कत है? और वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? उस वृद्ध आदमी ने एक लाइन में ही सब कुछ पूछ लिया, जैसे वो भी जानना चाहता हो कि आखिर बात क्या है। मोना ने उसे सब बताया और उसे अपने हाथ पर बड़ा निशान दिखाया। हे राम, ये क्या किया तुमने बेटी? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये शमशान श्रापित है और बहुत मनुष्य है। और और तुमने उस चुड़ैल को पानी भी पिलाया? व्यक्ति अत्यंत भयभीत होता हुआ बोला। लेकिन वो एक सपना था ना, और सपना तो सपना होता है, मोना बोली। नहीं बेटी, वो कोई सपना नहीं था, हकीकत थी जो तुम्हारे हाथ पर छपी है। हो सकता है सपने में मैंने ही अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया हो। कुछ नहीं कह सकते बेटी, अब तुम जितना जल्दी हो सके यहां से जल्दी जाओ बेटी। मोना अपने दिमाग में कई शंकाएं भरती हुई अपने घर पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो उसकी नज़र में अविश्वसनीय हो। हाथ का निशान भी फीका पड़ने लगा। रात के करीब 3 बजने वाले थे। घर में सभी आराम से एसी की ठंडी हवा में गहरी नींद में सोए हुए थे। मोना एसी का प्रयोग नहीं करती थी क्योंकि उसे बंद कमरे में सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी। अचानक लाइट गुल हो चली। सीलिंग फैन के बंद हो जाने से और गर्मी के एहसास से मोना की नींद उचट गई। काफ़ी देर इंतजार के बाद भी जब बिजली का आगमन नहीं हुआ तो उसने अपने बिस्तर को लपेटा और छत पर खुली हवा में पहुंच गई। छत पर काफ़ी राहत थी और मध्यम मध्यम ठंडी हवा का चलना जारी था। उसने छत पर अपना बिस्तर लगाया और आराम से पसर कर सो गई। खटाक की ध्वनि सुनकर उसकी आंखें खुल गई। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने कोई चीज़ फेंकी हो। उसने उठकर देखा, लेकिन कुछ भी उसे अजीब नहीं दिखा। वो दोबारा लेटकर सोने का प्रयास करने लगी। एक धमकी आवाज़ आई जिसे सुनकर उसकी आगोश में पहुंच रही नींद फिर से खुल गई। ऐसा लगा कि इसे छत पर कोई कूदा हो। यह आवाज़ पूरी छत पर हल्की हल्की आवाज़ में गूंजने लगी। कौन है? कौन है? माँ तुम हो क्या? रेखा, तू है क्या? मोना पायल की आवाज़ सुनती हुई बोली, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। आह आह, यह आवाज़ करते हुए मोना ने अपने हाथ को थाम लिया। मोना की आंखें आश्चर्य से फटने लगीं। उसका फीका पड़ चुका निशान फिर से गहरा होता जा रहा था और अंधेरे में चमक सा रहा था। बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दे मुझे। कई दिन हो गए तुम मुझे पानी पिलाने नहीं आई। अब मैं खुद आ गई हूँ। उक्त आवाज को सुन मोना के पूरे जिस्म में सिरंजी दौड़ गई।
उसके जिस्म के सारे रोए खड़े हो गए। डरते हुए धीरे धीरे उसने आवाज़ वाली दिशा में मुड़कर देखा तो सामने छत पर मौजूद वाटर टैंक के पास उसे वही औरत दिखाई दी। मोना की तेज चीख सुनकर उसके परिवार वाले छत पर पहुंचे तो देखा मोना पानी की टंकी के पास जमीन पर गिरी पड़ी है। उन्होंने मोना को उठाने की काफ़ी कोशिश करी लेकिन मोना नहीं उठी। शक होने पर उसके भाई ने उसकी नब्ज और धड़कन चेक की तो दोनों ही नदारद थी। सारे परिवार वाले दहाड़े मारकर रोने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मोना के साथ ये हुआ क्या। तभी मोना की बहन की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी और उसको भी झटका सा लगा और उसने डर डर कहा, माँ, दीदी की कलाई का मिट चुका निशान इतना गहरा क्यों हो रहा है? ये तो मिट चुका था ना। मोना की कलाई पर किसी की गहरी उंगलियों की छाप स्पष्ट नजर आ रही थी और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। मेरा नाम रविंद्र कौशिक है। लोग प्यार से मुझे रवि कहकर पुकारते थे। मैं पहले एक आम इंसान हुआ करता था लेकिन आज मैं अपनी लालची आदतों के कारण एक पागल के रूप में जाना जाता हूँ। वो भी ऐसा वैसा पागल नहीं, एक वहशी पागल। कैसे, बताता हूँ। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था लेकिन मैं शुरू से ही महत्वाकांक्षाओं के महपोश में इस कदर फंस चुका था कि उससे निकलना मेरे लिए मुश्किल था। और मुश्किल ही नहीं, असंभव था। मैंने हमेशा अपनी हैसियत से ऊंचे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया और अपने आसपास के दोस्तों को छोड़कर अमीर दोस्तों के साथ रहना शुरू कर दिया ताकि समाज में अपना भी रुतबा कायम कर सकूं। लेकिन एक दिन अपने ही यार दोस्तों के बीच मुझे अपमान का घूंट पीना पड़ा कि मेरे मन में ऐसा प्रतिशोध जला उनके लिए जिससे मैं भड़क उठा और मैंने ठान लिया कि मैं भी अमीर आदमी बन कर दिखाऊंगा और बेइज्जती करने वालों से बदला लूंगा। ये तो दुनिया जानती है कि अमीर और गरीब कभी एक साथ नहीं रह सकते। पर ना जाने मेरे मन में क्या उठी जो मैंने अपना रुतबा कायम करने के लिए इन अमीरों के अमीर पगडंडी का सहारा लिया। खैर, अब मैं बढ़ चला था, बड़ा आदमी बनने के लिए ढेर सारी मेहनत करने के लिए, जिसके लिए ढेर सारी मेहनत की ज़रूरत तो थी लेकिन साथ ही ज़रूरत थी तेज़ दिमाग की। पर इत्तेफाक से मैं दोनों में ही लाचार था, कमज़ोर था। आलस और लापरवाही मुझ में कूट कूट कर भरी हुई थी और मैं ऐसा शॉर्टकट रास्ता तलाश रहा था जिससे मैं कम मेहनत करके कम समय में ही अमीर इंसान की श्रेणी में आ जाऊं। मैं दिन रात बस इसी उधेड़-बुन में लगा रहता, जबकि मेरे माता पिता मुझे समझा समझा कर हार चुके थे लेकिन मैं उनकी इकलौती औलाद के रूप में खूब फ़ायदा उठा रहा था। और फिर एक दिन किताब की दुकान पर मैंने यंत्र तंत्र द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण करें इस नाम की किताब देखी और मेरे दिमाग में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने झट से वो किताब खरीद ली और सबकी नज़रों से बचाते हुए उसे मैं घर लेकर आ गया। मैंने उस किताब का गहनता से अध्ययन करा और अपने कार्य सिद्धि की तैयारी में लग गया। उस पुस्तक में शुरुआती पृष्ठ पर साफ साफ चेतावनी दी गई थी। किसी सिद्धि तांत्रिक मांत्रिक के निरीक्षण में इस पुस्तक में दिए गए मंत्रों का जाप करें। मतलब कि किसी तांत्रिक के आवेश में ही तुम इस मंत्रों का जाप कर सकते हो। अकेले मत करना। और अकेले ना करने का मतलब है कि अगर तुम्हें इस किताब का ज्ञान नहीं है तब तुम बिल्कुल भी अकेले मत करना इसका जाप, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है जिसके प्रति लेखक एवं प्रकाशन किसी भी रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे। उस चेतावनी को मैंने गंभीरता से नहीं लिया और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने उस पुस्तक में लिखी हुई युक्ति को साधने के लिए सभी निर्देशों का पालन करने के साथ साथ
प्रयोग में आने वाली सभी सामग्री को धीरे धीरे जुटाना आरंभ कर दिया। मेरा सभी कार्य पूर्ण था। अब बारी थी उस साधना को पूर्ण करने के लिए एक उपयुक्त स्थान की। अपने गांव के पास पड़ने वाले एक सरकारी बाग को मैंने अपने कार्य के लिए उपयुक्त समझा और सभी की नज़रों से बचते हुए मैं उस बाग के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां कोई नहीं आता जाता था। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद मैंने उस स्थान को अपने बैठने लायक बना दिया और एक दिन मैं रात के ठीक 12 बजे वहां जा पहुंचा। मैंने सभी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली थी और साधना करने से पूर्व मैंने उस मनोरथ को जो सिद्धि थी उसे एक बार फिर पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा था। और एक बार मैं व्यूवर से भी कहना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। किसी गुप्त और निर्जन स्थान पर ठीक 13 दिनों तक इस साधना को निम्न मर्तों का जाप करते हुए पूर्ण करना है एवं सिद्धि किए गए आटे को पानी से गूंथ कर उसमें काले मुर्गे का रक्त और अपने रक्त की कुछ बूंदें मिलाकर उसे दोबारा गूंथना है और उससे एक पुतला तैयार करना है। इसके पश्चात क्रोम हौट फट स्वाहा, पूर्ण मनोरथ सिद्धियां करोति फट स्वाहा, ये 2 मंत्र हैं। इनका लगातार 113 बार जाप करते हुए आहुतियाँ देनी है और 13 दिनों के पश्चात किसी पेड़ के पेड़ या बरगद के पेड़ की जड़ में सुबह 3 बजे और शाम संध्या काल में अपनी शौच क्रिया से बचा हुआ पानी डालना है और ये ठीक 7 दिनों तक करना है। ठीक 7वें दिन उसी पेड़ की जड़ में एक काले मुर्गे की बलि देते ही आपके समक्ष पिशाचनी अपने भयानक रूप में प्रकट होगी और आपको डराने की पूरी कोशिश करेगी। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि आपको डरना नहीं है, अन्यथा या तो आप मर सकते हैं या फिर पागल हो सकते हैं। अगर आप साहस से उसका सामना करते हैं तो वो आपकी मनचाही मुराद पूरी करेगी। अंतिम बात से मैं कुछ घबराने लगा था और मेरे मन में उस पिशाचनी का भयानक रूप अपने आप ही विकसित होने लगा था। लेकिन फिर मैंने अपने मन को मजबूत किया और उस बेइज्जती को ध्यान करते हुए सबसे अंतिम बात जो कि थी वो आपकी मुराद पूरी करेगी, उस पर ध्यान देते हुए अपनी साधना को शुरू करना आरंभ कर दिया। मैं इस बात का विशेष ध्यान रख रहा था कि किसी भी मंत्र का उच्चारण गलत ना हो और हर प्रक्रिया सटीकता से हो। पहले दिन तो भली भांति निपट गया था और मैं प्रसन्नतापूर्वक सुबह के 4 बजे से पहले ही अपने बिस्तर पर आकर सो गया। इसी प्रकार मुझे साधना करते हुए 4 दिन बीत चुके थे और आज आज मैं 5वें दिन की साधना करने के लिए अपने स्थान पर ठीक 12 बजे आकर पहुंच चुका था और जैसे ही मैंने अपना आसन लगाया वैसे ही किसी ने मुझे उठाकर फेंक दिया और मेरे कान में एक बड़ी ही डरावनी आवाज़ गूंजी। कहाँ था इतनी देर? मैं कितनी देर से तेरी राह देख रही थी। एकाएक उन 2 चीज़ों से मैं बहुत डर गया था और घबरा कर इधर उधर देखने लगा। मेरा मन भागने को होने लगा, लेकिन फिर मैंने प्रथम बार इसे अपना भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और सोचा कि शायद नींद ना पूरी होने की वजह से मुझे चित्त भ्रम हो गया है। खैर, मैंने 5वें दिन की साधना शुरू कर दी, लेकिन मुझे बार बार ऐसा एहसास होता कि मेरे आसपास कोई था जो मुझे लगातार अपने होने का एहसास दिला रहा था। मैं दोबारा बुद्ध की भांति अपने बिस्तर पर आ लेटा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मेरे पास कोई और भी लेटा है और उसकी सांसों की गर्माहट मेरे जिस्म का स्पर्श कर रही थी। वैसे मैं लेटने के कुछ देर बाद सो जाता था, लेकिन उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मतलब नींद का कोई एहसास भी नहीं हुआ और ना ही ऐसा लगा कि नींद मुझे आती भी है। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि नींद ना आने से मुझे कोई तकलीफ़ हुई हो,
मैं सारा दिन तरोताज़ा रहा और अन्य दिनों से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। एक आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव हो रहा था मुझे। मैंने पिताजी के साथ खेतों में इस तरह से काम किया कि पिताजी मेरी ताकत और फुर्ती देखकर दंग रह गए, और घर आने पर माँ मेरी भोजन की खुराक देखकर दंग रह गई, क्योंकि मैं बड़ी तेज़ी से खा रहा था और हद से ज़्यादा खाता जा रहा था। मैं ठीक रात 8 बजे बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करते हुए ये सोच रहा था कि कुछ देर सो लूँ, फिर 11:30 बजे वैसे भी उठना ही है। लेकिन ना मुझे कोई थकान महसूस हो रही थी और ना ही नींद का कोई अंश नज़र आ रहा था। मैं आज फिर से लेट होने की वजह से भागता हुआ बाग की ओर जा रहा था। मुझे डर था कि कहीं कल की भांति मुझे फिर से कोई चित्तभ्रम ना हो जाए। पर मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे पहुंचने से पूर्व ही वहाँ सब इंतज़ाम अपने आप तैयार हो रखा था। मैं अंदर ही अंदर घबराने लगा, पर सोचा कि तंत्र मंत्र की दुनिया में ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये रोज़ का घटनाक्रम बन चुका था। अब मेरा भी मन मजबूत होने लगा था और मैंने भी इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था और अपनी साधना में पूरी तल्लीनता से लग रहा था। पर यह एहसास मुझे परेशान कर रहा था कि मेरे साथ हर वक्त रहता कौन है। मेरा रवैया भी कुछ बदल सा गया था और अब मैं अपने पिताजी के साथ उनके काम में खूब हाथ बटाने लगा था और अपने माँ बाप की खूब सेवा करता था, जिसके कारण वो दोनों मुझसे बहुत खुश रहते थे। इसी तरह साधना के 13 दिन पूरे हो गए और अब मैं बेर के पेड़ में रोज़ाना सुबह शाम शौच किया करता और उसका बचा हुआ पानी वहाँ पर डालने लगता था। अब मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि मैं अपने पुराने दोस्तों के सामने गर्दन अकड़कर चलता था और मन ही मन कहता था, बस कुछ दिन और रुक जाओ ना, फिर एक दिन देखना गिन गिन कर बता लूँगा। फिर वो 7वां यानी अंतिम यानी निर्णायक दिवस आ चुका था और मैं काले मुर्गे और हाथ में पानी का लोटा लिए हुए, धड़कते हुए और कुछ घबराए हुए दिल के साथ ठीक शाम 7:30 बजे उस बेहद घने और बड़े और कांटेदार झाड़ीनुमा बेर के पेड़ के पास जा पहुंचा। आज मेरा जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था, मन भी घबराने लगा था, दिल की धड़कन भी अनियंत्रित हो चली थी। मन के पर्दे पर पिशाचनी के रूप स्वरूप का चित्र बनता हुआ मुझे डरा रहा था। तभी मेरे कानों में हवा से सरगोशी सी की, जैसे किसी ने मुझसे धीरे से कहा हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चिहुक उठा और सिर को झुकाते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन इसी के साथ मानो मेरा सारा डर, मेरा सारा खौफ गायब हो गया था। एक नई ऊर्जा, एक नए आत्मविश्वास से मेरा रोम रोम भर उठा। मैंने फौरन ही अपनी आज की प्रक्रिया करनी आमंत्रित कर दी। पेड़ की जड़ में पानी को धीरे धीरे डाला और उसके बाद उस कड़कनाथ मुर्गे की गर्दन तेज चाकू से एक ही बार में काट डाली और बहते हुए लहू को पेड़ की जड़ों में डालने लगा। इस प्रक्रिया के पश्चात अचानक वहाँ घोर से भी घोर शांति छाती चली गई। रात में शोर करने वाले कीड़े भी मानो डरकर छुप गए हों। यह बिल्कुल वैसी शांति थी जैसे तूफान आने से पहले होती है। और तूफान आया, बड़े ही विकट रूप से आया। बड़ी तेज गर्जना करते हुए वो बेर का पेड़ ऐसे हिला कि जैसे उसको किसी हाथी ने अपनी सूंड से लपेटकर उखाड़ना शुरू कर दिया हो। मैं सहम कर थोड़ा पीछे हट गया। अचानक ही पेड़ बीच से चिर की आवाज़ करता हुआ फट गया और उसके मध्य एक विशाल और काली आकृति खड़ी नजर आई। उफ, वो मंजर कितना भयानक था, बेहद भयभीत कर देने वाला। आम तो आम कोई असाधारण मनुष्य भी देख ले तो वो डर के मारे फौरन ही दम तोड़ दे, लेकिन मैं चाहते हुए भी डर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अदृश्य ताकत मेरे वजूद को मजबूती से थामे खड़ी हो। वो पिशाचनी आगे बढ़ी। काले काले और जमीन तक घिसकते बाल थे उसके, लगभग 8 फुट से भी ज़्यादा कद, काली साड़ी में लिपटा स्याह बदन, और उसका मुख ऐसा था
मानो किसी ने तेजाब फेंक कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया हो। इसको साथ लेकर क्यों घूम रहा है तू? पिशाच चिंगाड़ कर बोली तो ऐसा लगा कि कान के पर्दे पड़ जाएंगे। कि किसको? मैंने भी निडरता से उसे उत्तर देने की कोशिश की। ये जो तेरे कंधे पर सवार है। कंधों पर? मैं चौंका। कौन सवार है? मैं उल्टा उसे सवाल कर रहा था। खामोश। अगर अगर तुझे इसी को लेकर घूमना था तो तूने मुझे बुलाने की जरूरत कैसे की? मेरा अपमान करने के लिए? पिशाचनी बेहद गुस्से में आ गई। मैं अब गिगिया उठा। कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? मैं किसी को साथ लेकर नहीं घूम रहा। मैं इतना कह ही रहा था और मैं खुद चौंकता हुआ चुप हो गया और सोचने लगा कि मुझे अभी तक जो अपने अंदर बदलाव मिल रहे थे, कहीं कहीं इसमें उसी का हाथ तो नहीं जिसकी बात पिशाचनी कर रही है। पिशाचनी दोबारा चिंगाड़ उठी। दुष्ट मानव, इस